हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर जमान एजू इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटीज को देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ एरिया हो हम उसको मेजर कर सकते हैं। एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। मीन्स कि हमारे पास एक पेन है, उस पेन का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। उस पेन का हम वेट फाइंड कर सकते हैं। वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है। मीन्स के ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज जिनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो और हम उनको मेजर भी कर सकें तो वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। आज हमने देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, वेक्टर एंड स्केलर। फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, जिसके लिए हमें यूनिट भी चाहिए, जिसके लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए। जबकि स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट से हम पूरी की पूरी उसको डिफाइन कर सकें। स्केलर क्वांटिटी को देखें तो उसके लिए हमें बेसिकली जस्ट दो चीजें चाहिए। एक, उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है, दूसरा उसका यूनिट क्या है। इससे हम उस क्वांटिटी को पूरे का पूरा डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्टेंस है, मैं कहता हूं कि उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस किया। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। किलोमीटर यूनिट आ गया। मीन्स के इन दोनों चीजों से, मैग्नीट्यूड और यूनिट से, हमें पूरी का जो स्केलर क्वांटिटी है वो डिफाइन हो गई। पूरी की पूरी बात समझ आ गई कि उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो ये हमारी क्या, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज जिनको जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट से हम पूरे का पूरा डिफाइन कर लें वो क्या बन जाएंगी? स्केलर क्वांटिटीज बन जाएंगी। स्केलर क्वांटिटीज को हम अरिथमेटिक रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अरिथमेटिक रूल्स क्या हैं? अरिथमेटिक रूल्स मैथ के बेसिक रूल्स हैं जिससे हम किसी भी चीज को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? अरिथमेटिक रूल्स। स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम यही अरिथमेटिक रूल्स ही यूज करेंगे जो हम आम रूटीन में मैथ के लिए यूज करते हैं। मीन के मैं कहता हूं कि उसने 5 किलोमीटर आज डिस्टेंस तय किया, 5 किलोमीटर कल किया, तो 2 दिनों में उसने कितना डिस्टेंस तय किया? तो मैं 5 और 5 को क्या कर दूंगा? जमा कर दूंगा। जैसे कि हम मैथ में करते हैं, 5 और 5 10, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस किया? 10 किलोमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया और इन दो चीजों से हमें पता चल गया कि उसने 10 मैग्नीट्यूड, किलोमीटर यूनिट के 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कर लिया। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सारी सारी क्या कहलाएंगी? स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर क्वांटिटी। कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में जस्ट जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का है। तो उसमें मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व होगी, उसमें यूनिट भी इन्वॉल्व होगा। जो एक्स्ट्रा चीज उसमें आएगी वो डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, और इनको वेक्टर क्वांटिटी को हम जो ऐड सब्सट्रैक्ट भी आम रूटीन में जो आम अरिथमेटिक रूल्स है उनसे नहीं करते, बल्कि उनके लिए एक स्पेशल रूल्स होते हैं जो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। है एग्जाम्पल में मैं कहता हूं कि मेरे पास फोर्स है, मैं कहता हूं कि 5 न्यूटन फोर्स लगी। अब जब मैं कहूंगा कि 5 न्यूटन फोर्स लगी तो माइंड में उसी टाइम एक क्वेश्चन आएगा कि 5 फोर्स जो न्यूटन फोर्स है ये कहां लगी, किस डायरेक्शन में लगी। मीन्स के जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट से पूरे का पूरा जो वो समझ नहीं आ रहा है, हमें उसके लिए डायरेक्शन लाजमी देना पड़ रही है। मैं कहता हूं कि 5 न्यूटन फोर्स लगी नॉर्थ वाली साइड पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अब मुझे समझ आ गया कि 5 न्यूटन फोर्स लगानी है नॉर्थ वाली साइड पे। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी देना पड़े, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और इनको ऐड करने के लिए एक स्पेशल मेथड होता है जिसे हम
हेड टू टेल रूल कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। हमें कैसे पता चलता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें कहाँ डायरेक्शन देनी है, कहाँ डायरेक्शन नहीं देनी है? इसके लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ये है कि हाउ मच यू ट्रैवल, कि आपने कितना ट्रैवल कर लिया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम नेक्स्ट चैप्टर में ब्रीफली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट हम यहाँ पे इनको वेक्टर और स्केलर को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को हम आप सिंपल सा ये कह लें कि किसने कितना ट्रैवल किया वो उसका उतना डिस्टेंस हो गया। मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए से बी तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, बी से सी तक का भी 5 किलोमीटर। मैं कहता हूं कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसने ए से बी तक क्या किया, मूव किया। तो डिस्टेंस क्या कहता है, हाउ मच ट्रैवल, कितना ट्रैवल किया। ए से बी तक 5 किलोमीटर है तो उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब मैं कहता हूँ वही ऑब्जेक्ट बी से सी तक चला गया, बी से सी तक उसने 5 किलोमीटर और ट्रैवल कर लिया। अब हम यहाँ ये तो नहीं बताना पड़ रहा कि उसने किस डायरेक्शन में किया, जस्ट उसने ट्रैवल करना है। तो ए से बी तक 5 किया, बी से सी तक 5 किया, टोटल कितना कर लिया, 5 और 5 10 किलोमीटर कर लिया। ए ने सी तक 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है, ट्रैवल कर लिया। अब वो वापस जा रहा है सी से बी तक, सी से बी तक 5 है तो उसने 5 और कर लिया, हम 10 में 5 और ऐड कर देंगे, 15 किलोमीटर हो जाएगा। बी से फिर वो ए तक चला गया, 5 किलोमीटर और कर लिया, 15 में 5 और ऐड कर देंगे, 20 हो जाएगा। मीन के जितना वो ट्रैवल करता जाएगा हम उसमें उतना जो डिस्टेंस है वो ऐड करते जाएंगे। ये हम यहाँ पे हम डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही, उसने जस्ट ट्रैवल करना है, जिस मर्जी डायरेक्शन में करता जाएगा हम उसमें उतना ऐड करते जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। डिस्टेंस जो क्या होगी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होगी, कि हम जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट से उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि हाउ फार यू आर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि आप स्टार्टिंग पॉइंट को ले आए हैं, डायरेक्शन को ले आए हैं यहाँ पे, कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट के हवाले से बताना है कि एक ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो हम यहाँ पे जो भी बताएंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट के हवाले से ही बताएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है, और जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, वो स्केलर नहीं रहती। ये 4 पॉइंट है, ए बी सी और सब एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे है। इसका भी 5 किलोमीटर है, बी से सी भी 5 है और सी से डी भी 5। अब एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने ये देखना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो 5 किलोमीटर दूर है तो उसने डिस्प्लेसमेंट किया 5, वो सी तक चला गया। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 10 किलोमीटर। सी से डी तक कितना दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट। डायरेक्शन हमने स्टार्टिंग पॉइंट को ही रखना है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट से ही देखना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो वो यहां तक आ गया, अब उसने कर लिया 15, अब वो वापस जा रहा है, डी से सी तक आ गया। अब सी तक अगर ये स्केलर क्वांटिटी हो तो उसने किया 5 10 15 और डी से सी वापस 5 और 20। लेकिन यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से वो 10 किलोमीटर दूर है, तो वो डी से सी तक जब वापिस आएगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट के हवाले से 10 किलोमीटर होगा। तो जहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी में। नेक्स्ट, एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या उसको सिंबॉलिकली कर लें या उसको ग्राफिकली कर लें। सिंबॉलिकल कैसे करते हैं, सिंबॉलिकल के दो तरीके होते हैं। एक होता है बोल्ड लेटर से, दूसरा होता है एरोहेड से। आप किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोल्ड लेटर क्या है,
आपने कोई भी एक लेटर लिखा, एक एक मेरे पास एक वेक्टर है ए, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं यहाँ पर बोल्ड करके ए लिख, एक और वेक्टर है मेरे पास बी, तो मैं बजाय बी को ऐसे बोल्ड करके लिख, ये क्या शो करेगा कि ये एक वेक्टर है। लेकिन ये कोई ऐसा अच्छा तरीका नहीं है, क्यों? बाज़ औक़ात गलती से भी कोई लेटर बोल्ड हो गया तो इट मींस कि वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इसके लिए एक और जो अच्छा तरीका है वो है एरोहेड। आप कोई भी लेटर लिखें, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर एक एरोहेड डाल, तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक वेक्टर ए है। इसी तरह अगर मैं बी को रिप्रेजेंट करूंगा तो इस पे भी मैं लेटर हेड डाल दूंगा, सी को करूंगा तो उस पे भी लेटर हेड डाल दूंगा। ये तो हो गया उनको सिंबॉलिकली। ग्राफिकली मैंने उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होती है टेल और दूसरा होता है एरो। वेक्टर में हमने तीन चीजें देखी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट। अब जब किसी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट उसके साथ नहीं लिखते बल्कि एंड पे लिखते हैं। हमें बेसिकली दो चीजें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जब आप किसी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी जो टेल होगी वो शो करेगी मैग्नीट्यूड को, और जो एरो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 न्यूटन फोर्स है जो कि नॉर्थ में लगे, मैं क्या करूंगा? 5 न्यूटन, 5 मेरे पास मैग्नीट्यूड है, मैं एक टेल ड्रा करूंगा जो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड कि ये 5 न्यूटन हो गई, और जो एरो होगा ये शो करेगा ये किस डायरेक्शन में होगी। तो जो टेल है वो शो कर रही है हमारे पास मैग्नीट्यूड को, और जो एरो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन को, कि हमारे पास जो क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हमने एक ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। मींस कि मैं कहूँ कि एक बंदे ने मुल्तान से फैसलाबाद तक ट्रेवल किया, तो वो डिस्टेंस बनता है 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर है, जितना भी। अब 300 किलोमीटर हम ग्राफ पे तो ड्रा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? हम एक सूटेबल यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ ग्राफ पे जो 1 सेंटीमीटर की लाइन होगी वो 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट, तो 300 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं 3 सेंटीमीटर लाइन को ड्रा करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करूंगा और एरो से उसकी डायरेक्शन को शो करूंगा जो रिप्रेजेंट करेगा 300। ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, सिंबॉलिक और ग्राफिक। नेक्स्ट एक और तरीका होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ग्राफ को या वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफ के अलावा हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये होता क्या है कि टू लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि हम दो लाइंस को ऐसे ड्रा करें कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। रेक्टेंगुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है कि हम दो लाइनें ऐसी ड्रा कर लें जो एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। ये दो लाइन होती है, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इस लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो इनका
कॉमन पॉइंट होता है जहां पर ये दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम ओरिजिन। ये वाली साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये वाली साइड हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। इसी तरह ये जो अपर साइड है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। इस सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं? ऐसा वेक्टर जो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे हम उसे प्लेन वेक्टर या 2 डायमेंशनल या 2D वेक्टर कहते हैं। इसके हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं और एक एंगल थीटा होता है। अब वो कैसे होता है? मैं पहले एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब प्लेन वेक्टर है, एग्जांपल हमारे पास एक वॉल है, हमारे पास एक बड़ी सी दीवार है और उस पर एक किसी पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है या कोई चीज पड़ी हुई है। मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं बताऊं कि वो जो चीज है वो दीवार पे वो किस जगह पे। कोऑर्डिनेट बेसिकली एड्रेस होता है, पता होता है, जो हमें ये बताता है कि जो चीज है वो कहां पड़ी हुई है। 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, 2 एक्सिस हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी 2 ही बनेंगे। एक एक्स एक्सिस से बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, दूसरा ये बताएगा कि वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। मींस कि अगर हम ये करें कि ये हमारे पास एक दीवार है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हमने इसको लोकेट करना है, इसका प्लेन वेक्टर ड्रा करना है, तो हम कैसे करेंगे? पहले मैं देखूंगा कि ये वाई एक्स एक्सिस से, ये जो मेरा एक्स एक्सिस है इससे कितना दूर है। मैं इसको कहूँ कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस से 3 पे है और वाई पे 1 2 3 4 और वाई पे 4 पे। तो ये मैं एक वेक्टर ड्रा करूंगा और इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। पहले हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को शो करेगा और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो वाई को शो करेगा। एक्स एक्सिस ये 3 पे है, 3 पॉइंट दूर है तो 3 होगा, वैसे ये 4 पॉइंट दूर है तो 4 पे होगा। तो 2 एक्सिस हमारे पास होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स भी 2 होंगे, एक एक्स का कोऑर्डिनेट दूसरा वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट ये बताएगा कि वो एक्स से कितना दूर है, वाई का कोऑर्डिनेट ये बताएगा कि वो वाई से कितना दूर है। इस तरह हम कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 2D या 2 डायमेंशनल प्लेन में पड़ा हुआ है हम उसको लोकेट इस तरह से करते हैं कि हम उसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। एक यहाँ पर जो इजाफी चीज आ रही है वो हमारे पास है एंगल थीटा। एंगल थीटा क्या है? एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा हम उसे थीटा कहेंगे। ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो ये वाला जो एंगल होगा ये मेरा क्या होगा? थीटा होगा। तो इसके लिए 2 कंडीशन होती है, एक तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो, दूसरा वो एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाऊं तो ये मेरा थीटा नहीं होगा, बल्कि थीटा वो एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने। इसके बाद एक होता है स्पेस वेक्टर, जिसे हम 3 डायमेंशनल वेक्टर भी कहते हैं।
अब मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट दीवार की बजाय कमरे में है, तो उसके लिए मुझे तीसरा वेक्टर भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, और वो कितनी हाइट पे है। मींस कि अगर ये हमारे पास एक दीवार है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, उसकी लेंथ लूंगा कितनी लंबाई पे है और वो कितनी चौड़ाई पे है। बेसिकली जो टू डायमेंशनल होता है वो ऐसे लिया जाता है। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कमरे के दरमियान में है, तो मैं उसकी ऊंचाई भी बोलूंगा क्योंकि वो कितना दूर है। उसके लिए मुझे एक तीसरा वेक्टर इन्वॉल्व करना पड़ता है जिसे हम जेड एक्सिस कहते हैं। इसके लिए हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट बनेंगे। एक बताएगा कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, दूसरा बताएगा कि वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा वो ये बताएगा कि वो जेड एक्सिस से कितना दूर है। तो तीन एक्सिस इन्वॉल्व होंगे और तीन ही एंगल इन्वॉल्व होंगे। एंगल अल्फा जो होगा वो तीन एंगल होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो होगा ये एक्स एक्सिस पे बनेगा, बीटा जो होगा ये वाई एक्सिस पे बनेगा, और ये वाला एंगल जेड एक्सिस। इस तरह ये कहूंगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं, टू डायमेंशन में हमने ये कहा कि जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स को शो करेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई को शो करेगा, जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा थ्री डी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीसरा कोऑर्डिनेट भी आएगा जो कि जेड एक्सिस को शो करेगा। तो ये अगर मैं इसको कंसीडर करूँ कि ये दो दो पॉइंट एक्स एक्सिस से दूर है, 3 पॉइंट वाई एक्सिस से दूर है और 4 पॉइंट जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे इतना है, जेड एक्सिस से इतना दूर है और वाई एक्सिस से इतना दूर है। ये मेरा क्या होगा, स्पेस है। स्पेस का मतलब यहाँ पे खला नहीं है, बल्कि ऐसी चीज जो 3 डायमेंशनल हो, हम उसे स्पेस वेक्टर, स्पेस वेक्टर कि जो मेरे पास 3 डायमेंशंस में, 3 एंगल, 3 एक्सिस और इसके 3 कोऑर्डिनेट ही बने। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत